आमतौर पर ना जब भी हम किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक बहुत पुरानी धूल खाती हुई पत्थर पर लिखी हुई किताब आती है। एक ऐसी रूल बुक जिसे बस एक बार फ्रेम कर दिया गया और वही फाइनल है। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव बात है। भारत का संविधान जब 1950 में लागू हुआ था ना, तो अगर उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देखें तो उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट जैसे भारी और महत्वपूर्ण शब्द थे ही नहीं। मतलब ये शब्द तो लगभग 26 साल बाद जुड़े गए। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, यही चीज इस पूरे डॉक्यूमेंट को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। ये किसी रुकी हुई झील जैसा नहीं है, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है। संविधान के प्रियम्बल से लेकर उसके फंडामेंटल राइट्स तक वक्त के साथ साथ इसमें बहुत कुछ ऐड हुआ है, कई बदलाव आए हैं। और हर जनरेशन ने इसे एक नए नजरिए से इंटरप्रेट भी किया है ना। हाँ, एग्जैक्टली। हर पीढ़ी इसे अपने हिसाब से समझती है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम लोग इसी बहती नदी की गहराई में उतरेंगे। हमारा मेन फोकस ये समझना है कि जो एडिशंस हुए, जो नए आर्टिकल्स आए, उनके पीछे का असल लॉजिक क्या था, संविधान लिखने वालों के दिमाग में क्या चल रहा था, और बाद में आने वाली सरकारों ने और कोर्ट्स ने किस फाउंडेशन के तहत इन बदलावों को जरूरी समझा। सही है। इंटेंट को समझना सबसे जरूरी है। तो चलिए सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रंट डोर से शुरू करते हैं, यानी प्रियम्बल या प्रस्तावना। जब कॉन्स्टिट्यूशन अपने ओरिजिनल फॉर्म में पहले से इतना कॉम्प्रिहेंसिव था, तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट लाकर अचानक से ये सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द क्यों थोप दिए गए? अच्छा सवाल है। मतलब क्या उस वक्त की सरकार देश पर एक टोटली नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पुश करना चाहती थी? देखिए, ये ना एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि इन शब्दों को जोड़ने से देश का फाउंडेशन सडनली बदल दिया गया। ऐसा नहीं था। असल में अगर हम डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जैसी लैंडमार्क रूलिंग्स को डीपली एनालाइज करें तो समझ आता है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स और इनकी जो कोर भावना है वो पहले से ही संविधान के अंदर बहुत डीपली वोवन थी। ओ, तो नया कुछ नहीं बनाया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जो चीज इम्प्लिसिट थी, यानी जो पहले से छिपी हुई थी, उसे एक्सप्लिसिट कर दिया गया, साफ शब्दों में लिख दिया गया। ओके, पर छिपी हुई थी कैसे? मेरा मतलब है, अगर इतनी इंपॉर्टेंट बात थी तो 1950 में ही क्लियर शब्दों में क्यों नहीं लिख दी गई? इसका भी एक रीजन है। संविधान बनाते वक्त जो ड्राफ्ट कमेटी थी ना, वो नहीं चाहती थी कि आने वाली पीढ़ियों पर किसी एक पर्टिकुलर आइज्म या किसी रिजिड लेबल को जबरदस्ती लगा दिया जाए। लेकिन अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ें, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। हाँ वही, खास तौर पर अगर आप आर्टिकल 39B और C को देखें तो उनमें साफ निर्देश लिखा था कि मटेरियल रिसोर्सेज का बंटवारा इस तरह हो कि आम जनता का ज्यादा से ज्यादा भला हो और वेल्थ किसी एक हाथ में इकट्ठा ना हो जाए। डीएस नकारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत ही डिटेल में क्लियर किया था। तो कोर्ट ने प्रैक्टिकली इस सोशलिस्ट वर्ड को डिफाइन किया उस केस में? बिल्कुल। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय कंटेक्स्ट में सोशलिस्ट होने का मतलब सोवियत यूनियन जैसा हार्डकोर कम्युनिज्म नहीं है, जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही जीरो हो जाता है। राइट, मतलब हमारी गवर्नमेंट सब कुछ टोटली कंट्रोल नहीं कर रही होगी जैसे वहां होता था। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि हमारा जो इंडियन सोशलिज्म है वो असल में मार्क्सिस्ट और गांधीयन फिलॉसफी का एक ब्लेंड है, एक मिश्रण है, जिसमें हेविली झुकाव गांधीयन अप्रोच की तरफ ही है। इसके पीछे का असल इंटेंट सिर्फ इतना था कि इनकम की जो असमानता है, यानी इनइक्वालिटी, उसे कम किया जाए और लोगों को एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रोवाइड की जाए। मेक सेंस। और सेक्युलरिज्म के बारे में क्या लॉजिक था? क्योंकि वेस्टर्न दुनिया में तो सेक्युलर का मतलब होता है रिलीजन और स्टेट का एकदम स्ट्रिक्टली अलग होना, है ना? हाँ, उनका मॉडल बहुत अलग है। जैसे फ्रांस का एग्जांपल ले लीजिए, जहां पब्लिक स्फीयर में रिलीजन का डिस्प्ले बिल्कुल अलाउड नहीं है। सही पकड़ा। और यहीं पर ना एसआर बोमाई केस और एम इस्माइल फारूकी केस की कॉन्स्टिट्यूशनल रेलेवेंस उभर कर सामने आती है। देखिए, एसआर बोमाई केस दरअसल स्टेट गवर्नमेंट्स के आर्बिट्ररी डिसमिसल से जुड़ा था, जहां धर्म और पॉलिटिक्स पूरी तरह मिक्स हो गए थे। अच्छा,
तो उस कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म डिफाइन हुआ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में समझाया कि इंडिया में सेक्युलर शब्द जोड़ने का मकसद धर्म विरोधी होना या इररिलीजियस होना बिल्कुल नहीं था। हमारा मॉडल एकदम अलग है, ये सर्वधर्म संभाव पे टिका है। मीनिंग स्टेट किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को फेवर नहीं करेगा, पर सबको इक्वली रिस्पेक्ट करेगा। हाँ, एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी, लेकिन इक्वल रिस्पेक्ट के साथ। तो जब प्रियम्बल में ये शब्द जोड़े गए तो मकसद एकदम क्लियर था कि सभी धर्मों के प्रति बराबरी रखी जाए। तो ये कुछ ऐसा हो गया जैसे किसी कंपनी ने अपना मिशन स्टेटमेंट अपडेट किया हो। मतलब वो पहले से ही फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे थे, उनकी कोर वैल्यूज़ वही थी, पर एक दिन उन्होंने ऑफिस के बोर्ड पर साफ शब्दों में उसे लिख दिया ताकि आगे आने वाले किसी भी नए एम्प्लॉई या स्टेक होल्डर को उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। लेकिन मेरा एक नेचुरल पुशबैक है यहाँ पर। देखिए, अगर सब कुछ ऑलरेडी प्रैक्टिस में था ही, तो ये नए शब्द जोड़ना सिर्फ एक पॉलिटिकल पीआर स्टंट जैसा नहीं लगता? ग्राउंड रियलिटी पर क्या इससे सच में कुछ बदलावी? देखने में ये सिंबॉलिक जेस्चर जरूर लगता है, पर लॉ की दुनिया में ना इन सिंबल्स की एक कॉन्क्रीट बाइंडिंग वैल्यू होती है। केशवानंदा भारती केस ने ये कंप्लीटली एस्टैब्लिश कर दिया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। यानी वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है जब आप प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर लिखते हैं तो आप देश के सारे कोर्ट्स को एक नई लेंस यानी एक चश्मा दे देते हैं। आज अगर पार्लियामेंट कोई भी नया कानून बनाती है तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट उसे इस सोशलिस्ट और सेक्युलर चश्मे से टेस्ट करेंगे। ओह वाओ, मतलब क्या ये नया लॉ इस सेक्युलर फैब्रिक के खिलाफ तो नहीं है? ये चेक होगा? हाँ, और अगर खिलाफ है तो वो तुरंत असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो जाएगा। तो असल मकसद सिर्फ पॉलिटिकल दिखावा नहीं था, बल्कि फ्यूचर लॉस को इंटरप्रेट और टेस्ट करने का एक फ्रेमवर्क सेट करना था। ठीक है, ये लेंस वाली बात बहुत बड़ी है, क्योंकि ये सीधा हमारे अगले बड़े सवाल से जुड़ती है, जो है सत्ता का खेल। मेरा मतलब है, अगर कोई गवर्नमेंट संविधान में ऐसे नए शब्द जोड़ सकती है तो वो पुराने शब्दों को पूरी तरह मिटा भी सकती होगी। ये तो बहुत बड़ा डिबेट रहा है। वही तो, आखिर ये ऑल्टरेशन या बदलाव की पावर किसके पास है और इसकी अल्टीमेट लिमिट क्या है? क्योंकि अगर पेन पार्लियामेंट के हाथ में है तो वो चाहे तो पूरी किताब ही नहीं लिख देना। और यही मुद्दा पिछले 75 सालों में इंडिया का सबसे इंटेंस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रामा रहा है। देखिए, आर्टिकल 368 साफ तौर पर पार्लियामेंट को पावर देता है संविधान में अमेंडमेंट यानी संशोधन करने की। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट का वॉल्केनो तब फटा जब 1971 में 24th अमेंडमेंट लाया गया। सरकार ने आर्टिकल 13 और 368 में कुछ नए क्लॉजेस इंसर्ट कर दिए। लेट मी गेस, वो कोर्ट्स को पूरी तरह साइडलाइन करना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त सरकार और जुडिशरी के बीच काफी ज्यादा टेंशन चल रही थी लैंड रिफॉर्म्स और प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर। एब्सोल्युटली करेक्ट। 24th अमेंडमेंट का सीधा सा मकसद ये डिक्लेयर करना था कि पार्लियामेंट बिल्कुल सुप्रीम है। वो संविधान के किसी भी हिस्से को, यहाँ तक कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकती है, छीन सकती है या पूरी तरह खत्म कर सकती है। वेट, सच में? उनका आर्ग्यूमेंट क्या था इसके पीछे? उनका मेन आर्ग्यूमेंट ये था कि हमें देश की जनता ने चुना है, तो जनता की आवाज ही सुप्रीम है और हमें किसी भी चीज को रीराइट करने का पूरा हक है। तो एक तरह से पार्लियामेंट ने इस अमेंडमेंट के जरिए अपने आप को एक ब्लैंक चेक दे दिया। इस पर जुडिशरी ने जरूर कुछ पुशबैक किया होगा। जी, और यहीं से एंट्री होती है कॉन्स्टिट्यूशनल इतिहास के सबसे बड़े और सबसे लंबा चलने वाले केस की, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये 1973 की बात है। हाँ, ये तो लीगल सर्कल्स में लेजेंडरी केस है। बहुत बड़ा 13 जजेस की बेंच थी, जो भारत के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी बेंच है, और वो लगातार 68 दिनों तक इस केस की हियरिंग करती रही। मुद्दा शुरू तो हुआ था एक मठ के हेड केशवानंदा भारती की जमीन के अधिग्रहण से, यानी स्टेट द्वारा लैंड एक्विजिशन से। पर सवाल इतना बड़ा हो गया कि क्या पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर की कोई हद नहीं है? और वहीं से जन्म हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी मूल ढांचा के सिद्धांत का। एग्जैक्टली, वहीं से शुरुआत हुई। मीनिंग, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक बने बनाए घर में नया पेंट कर सकते हो, खिड़कियां बदल सकते हो, उसकी फ्लोरिंग चेंज कर सकते हो, पर आप उसकी फाउंडेशन नहीं तोड़ सकते, क्योंकि फिर तो पूरा घर ही गिर जाएगा। सही एनालॉजी है। कोर्ट ने कहा, ठीक है, आपके पास बदलाव करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जरूर है, पर आप कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा को नहीं बदल सकते। लेकिन कहानी यहाँ शांत नहीं हुई थी। पार्लियामेंट ने फिर एक बहुत बड़ा काउंटर अटैक किया 42nd अमेंडमेंट के जरिए। फिर से उन्होंने ट्राई किया। हाँ,
उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्लॉजेस जोड़ दिए जिसका सीधा और साफ मतलब था कि संविधान बदलने की इस पावर की ना तो कोई लिमिट होगी और ना ही कोई कोर्ट उसे किसी भी ग्राउंड्स पर सवाल कर सकता है। वाह, मतलब उन्होंने एक सिंगल स्ट्रोक में पूरा जुडिशियल रिव्यू ही सिस्टम से बाहर कर दिया। हाँ, फिर 1980 में सीन में आता है मिनर्वा मिल्स केस। ये दरअसल एक टेक्सटाइल मिल थी जिसे सरकार ने टेक ओवर कर लिया था और ये नेशनलाइजेशन कोर्ट्स में चैलेंज हुआ। वहां सुप्रीम कोर्ट ने 42nd अमेंडमेंट के अनअथॉरिटेरियन क्लॉजेस को स्ट्राइक डाउन कर दिया जो पार्लियामेंट को लिमिटलेस पावर दे रहे थे। अच्छा, तो कोर्ट ने वापस पावर बैलेंस बिल्कुल। एक एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ कोर्ट का लॉजिक बहुत प्रोफाउंड था। कोर्ट ने समझाया कि संविधान को नष्ट करने की शक्ति संविधान को अमेंड करने की शक्ति नहीं हो सकती। पावरफुल यानी सिर्फ कानून में अमेंड करना और सिस्टम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। दैट इज इनक्रेडिबली पावरफुल। द पावर टू डिस्ट्रॉय इज नॉट द पावर टू अमेंड। लेकिन मैं यहाँ डेविल्स एडवोकेट बनकर एक क्रिटिकल सवाल पूछना चाहूंगा। जरूर पूछिए। देखिए, अगर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आम जनता को रिप्रेजेंट करती है तो 13 या उससे कम जजेस जो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हुए हैं वो उन्हें क्यों रोक रहे हैं? अगर आज मेजॉरिटी जनता लिटरली चाहती है कि पूरा संविधान बदल दिया जाए तो जुडिशरी उन्हें डेमोक्रेटिकली ऐसा करने से क्यों फ्रस्ट्रेट कर सकती है? ये एक बहुत ही वैलिड और क्लासिकल डिबेट है, डेमोक्रेटिक मैंडेट वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बीच की। लेकिन अगर आप इसको संविधान बनाने वालों के नज़रिए से सोचें, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को एक ऑर्डिनरी पॉलिटिकल रूल बुक की तरह ड्राफ्ट नहीं किया था। तो उनका विजन क्या था? उनके लिए ये एक प्रेशियस हेरिटेज था, एक अनमोल धरोहर थी जिसे आगे की पीढ़ियों को देना था। देखिए, पॉलिटिकल मेजॉरिटीज टेम्पररी होती हैं, हर 5 साल में वो आती जाती रहती हैं। अब अगर एक टेम्पररी मेजॉरिटी को आज अपना पूरा एब्सोल्यूट पावर यूज करके संविधान रीराइट करने का चांस मिल जाए तो हो सकता हो वो अगले इलेक्शंस करवाना ही बंद कर दे। वो ये तो है। या फिर हो सकता है माइनॉरिटी राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच को हमेशा के लिए खत्म कर दें। वही तो। ये पर्सपेक्टिव तो कंप्लीटली फ्लिप कर देता है उस डिबेट को। तो इसका मतलब जुडिशरी बेसिकली डेमोक्रेसी के रास्ते में रुकावट नहीं बन रही थी, बल्कि वो डेमोक्रेसी और उसके फंडामेंटल रूल्स को ही उस टेम्पररी मेजॉरिटी से बचा रही थी, ताकि कल दूसरी मेजॉरिटी आकर भी फेयर खेल सके। एग्जैक्ट पॉइंट। अमेंडमेंट वर्ड का इनहेरेंट मतलब ही होता है किसी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क को थोड़ा और बेहतर बनाना, उसमें सुधार करना। उसका मतलब टोटल रिपील या उस चीज़ का अस्तित्व मिटा देना नहीं होता। बेसिक स्ट्रक्चर का लॉजिक सिंपली इस बात की गारंटी देता है कि देश के सिस्टम का कोर फाउंडेशन हमेशा सलामत रहेगा, भले सरकारें आती जाती रहें। सत्ता का ये रस्साकशी का बड़ा खेल तो बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन अब हम उन आर्टिकल्स पर आते हैं जो पार्लियामेंट से निकलकर डायरेक्टली एक आम इंसान की जिंदगी को हिट करते हैं। स्पेसिफिकली आर्टिकल 16(4) जो एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशंस की बात करता है, और आर्टिकल 21 जो लाइफ और लिबर्टी की गारंटी देता है। पता नहीं क्यों, पर आर्टिकल 16(4) को लेकर सोसाइटी में हमेशा से एक फ्लैश पॉइंट रहा है। बिल्कुल रहा है, क्योंकि देखिए, आर्टिकल 16 जनरल सेंस में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको समान अवसर देने की बात करता है। और ठीक उसके बाद आर्टिकल 16(4) राज्य को ये अधिकार देता है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण या रिजर्वेशन लागू कर सके। और यही वजह है कि बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते और इसे एक कॉन्ट्रडिक्शन मानते हैं। अक्सर पब्लिक ओपिनियन में लोगों को लगता है कि यह मेरिट को दबाने का तरीका है और इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल खिलाफ जाता है। और यही इंडिया की लीगल डिस्कोर्स का सबसे बड़ा मिथ है। अगर हम फ्रेमर्स के माइंड में झांक कर देखें और उसके बाद इंदिरा सवार्णी केस, जिसे हम कॉमनली मंडल कमीशन केस के नाम से ज्यादा जानते हैं, हाँ, वो बहुत चर्चित केस रहा है। बिल्कुल, अगर हम उसके डीपली रीजन जजमेंट को पढ़ें तो इसका असल मकसद एकदम क्लियर हो जाता है। 1992 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर फैसला सुनाया तो समझाया कि आर्टिकल 16(4) आर्म इक्वालिटी यानी आर्टिकल 16(1) का कोई एक्सेप्शन या उसके खिलाफ जाने वाला नियम नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली इक्वालिटी का ही एक इंट्रिंसिक फैसेट है। अब इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। इक्वालिटी का फैसेट कैसे हुआ अगर आप कुछ लोगों को अलग से प्रोविजन दे रहे हैं? क्योंकि लॉ में एक सिंपल लॉजिक है, असमानों के बीच समानता लागू करना अपने आप में असमानता को बढ़ावा देना है।
treating unequals equally is the highest form of inequality. राइट। संविधान निर्माताओं का एम सिर्फ पेपर पर बराबरी दिखाना नहीं था, जिसे हम फॉर्मल इक्वालिटी कहते हैं। उन्हें असल सब्सटैंटिव इक्वालिटी अचीव करनी थी। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि सोसाइटी में कुछ वर्ग सदियों से सामाजिक और शैक्षिक रूप से सिस्टमैटिकली पीछे रखे गए हैं। तो ये तो वैसी बात हो गई कि एक 100 मीटर की रेस हो रही है। एक रनर परफेक्टली स्टार्ट लाइन पर खड़ा है, जबकि दूसरा रनर उससे 500 मीटर पीछे एक दीवार से बंधा हुआ था। अब अगर रेफरी अचानक बोले कि अब दोनों एक साथ दौड़ो, रूल सबके लिए बराबर है, तो वो पेपर पर टेक्निकली फेयर दिख सकता है, पर ग्राउंड पर मॉरली और प्रैक्टिकली फेयर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पीछे वाले को पहले फिजिकली स्टार्ट लाइन तक लाना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी एनालॉजी है ये। सब्सटैंटिव इक्वालिटी का यही कोर मतलब है, और यही लॉजिक आर्टिकल 16(4) का फाउंडेशनल स्टोन है। इसका मकसद किसी को पीछे धकेलना नहीं था, बल्कि जो स्ट्रक्चरली पीछे हैं उनको स्टार्टिंग लाइन पर लाना था, ताकि ट्रू मेरिट इमर्ज हो सके। That brings a lot of clarity. अब आते हैं संविधान के सबसे पावरफुल और वाइटल आर्टिकल पर, आर्टिकल 21। No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. देखने में सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस है, पर मैंने लीगल सर्कल्स में हमेशा सुना है कि इसने पूरे ज्यूरिस्प्रूडेंस और ह्यूमन राइट्स लैंडस्केप को कंप्लीटली बदल दिया है। इस एक सिंगल सेंटेंस के आर्टिकल का सफर एक्चुअली संविधान के सबसे ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक है। 1950 में ही इस पर एक मेजर केस आया था, A.K. गोपालन केस। गोपालन दरअसल एक कम्युनिस्ट लीडर थे, जिन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत बिना किसी ट्रायल के लंबे वक्त के लिए जेल में डाल दिया गया था। ओके, तो कोर्ट ने क्या कहा इस पर? उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल का बहुत ही लिटरल और नैरो इंटरप्रिटेशन किया। मतलब उन्होंने बस टेक्स्ट को उसकी बेसिक फेस वैल्यू पर ले लिया और उसके आगे कुछ नहीं देखा। हाँ, एकदम टेक्सचुअल। कोर्ट ने साफ कहा कि आर्टिकल 21 में वर्ड यूज हुआ है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका बस इतना मतलब है कि अगर लेजिस्लेचर ने लेजिटिमेटली कोई कानून पास कर दिया है और उस कानून के अंदर किसी को अरेस्ट करने का या जेल में डालने का कोई प्रोसीजर लिखा है, तो जुडिशियल साइड से कोर्ट सरकार को नहीं रोकेगी। वेट, ये तो बहुत ब्रॉड पावर हो गई। हाँ, भले ही वो प्रोसीजर या कानून कितना भी कठोर, अंधा या आर्बिट्ररी क्यों ना हो, अगर पार्लियामेंट ने पास किया है तो दैट इज फाइनल। ये तो बहुत डेंजरस टेरिटरी लगती है। इस लॉजिक से तो सरकार कल कानून बना सकती है कि जिसके भी बाल लंबे हैं उन्हें अरेस्ट करके बिना ट्रायल के अंदर कर दो। एक प्रोसीजर पास कर देंगे पार्लियामेंट से और बोलेंगे देखो जी, हमने तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो किया है। वही तो प्रॉब्लम थी। ये तो कुछ वैसा हो गया जैसे कोई लैंडलॉर्ड किसी किराएदार को उसके घर से जबरदस्ती बाहर निकाल दे और बोले कि मैंने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया है, देखो नोटिस भेजा था। भले ही उस नोटिस में फाइन प्रिंट में लिखा हो कि तुम्हारे पास पैक करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड है। प्रोसीजर तो वहां भी मौजूद है, पर वो प्रोसीजर इनहेरेंटली अपने आप में क्रूअल और अनफेयर है। क्या ही सटीक एनालॉजी दी है। और एग्जैक्टली यही रियलाइजेशन आकर सुप्रीम कोर्ट को 1978 में हुआ, जब उन्होंने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस सुना। उस केस में क्या हुआ था? मेनका गांधी का पासपोर्ट सरकार ने बिना किसी प्रायर हियरिंग, बिना किसी वैलिड जस्टिफिकेशन के अचानक इम्पाउंड कर लिया था और बेस दिया था एक पासपोर्ट एक्ट का, जिसमें वो प्रोसीजर लिखा था। जब वो सीधा सुप्रीम कोर्ट गई तो कोर्ट ने फाइनली A.K. गोपालन वाले पुराने मैकेनिकल लॉजिक को ओवरटर्न कर दिया। मैंने समझ आ गया कि सिर्फ कानून या प्रोसीजर का होना काफी नहीं है ना? बिल्कुल। 7 जज बेंच ने लैंडमार्क रूलिंग दी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब कोई भी रैंडम या मीनिंगलेस टेक्निकलिटी नहीं हो सकती। उस कानून को और उसके प्रोसीजर को अपने आप में जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना पड़ेगा। जस्ट, फेयर और रीजनेबल। हाँ, अगर रूल खुद अनफेयर है या आर्बिट्ररी है तो उसे बेस बनाकर आप किसी इंसान की आज़ादी नहीं छीन सकते। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल शिफ्ट था, क्योंकि एक तरह से इसने कोर्ट्स को पावर दे दी हर एग्जीक्यूटिव एक्शन और हर लेजिस्लेटिव कानून की इनहेरेंट फेयरनेस को टेस्ट करने की। हाँ, और यहीं से आर्टिकल 21 एक छोटे से बीज से बड़ा होकर एक विशाल पेड़ बन गया। राइट टू लाइफ का मतलब उस दिन के बाद सिर्फ बायोलॉजिकल फंक्शंस की तरह सांस लेना नहीं बचा। इस फेयर एंड रीजनेबल फ्रेमवर्क के आने के बाद ही आगे चलकर राइट टू क्लीन एयर, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू फ्री लीगल एड और फाइनली के.एस. पुट्टस्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी भी इसी आर्टिकल 21 के छत्रे के नीचे इमर्ज हुए।
ये तो सच में विशाल पेड़ बन गया। वही संविधान निर्माताओं ने एक बेसिक फ्रेमवर्क जरूर बनाया था, पर जुडिशरी ने समय और सोसाइटी की जरूरत के हिसाब से उसके इंटेंट को इतना ब्रॉड एक्सपैंड कर दिया कि एक आम नागरिक सच में गरिमा यानी डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ जी सके। इनक्रेडिबल सफर रहा है इसका। कैसे एक लाइन के इंटरप्रिटेशन से आम लोगों की डेली लाइफ डायरेक्टली इंपैक्ट हुई। अब इन इंडिविजुअल अधिकारों और बेसिक राइट्स की चर्चा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देश चलाने के बेसिक मशीनरी मैकेनिक्स कराते हैं। आखिर ये सारे नए लॉज, इकोनॉमिक रूल्स और पॉलिसीज बनाता कौन है? फेडरलिज्म यानी सेंटर और स्टेट्स के बीच इस मैसिव पावर का बंटवारा कैसे होता है? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एरिया है और मैं स्पेसिफिकली फोकस करना चाहता हूं आर्टिकल 245, 246 और खासकर आर्टिकल 248 पर, जिसे रेजिड्यूज पावर्स कहते हैं। ये टर्म थोड़ा टेक्निकल और ड्राई साउंड करता है। इसके पीछे का असल लॉजिक क्या था? इस लॉजिक को डीपली समझने के लिए हमें फिर से असेंबली डिबेट्स में जाना होगा। जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स संविधान का मसूदा यानी ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे, तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल और चैलेंज ये था कि एक इतने बड़े देश का फेडरल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ताकि आपस में टकराव कम से कम हो, ताकि पावर क्लियरली डिवाइडेड रहे। बिल्कुल। इसके लिए उन्होंने आर्टिकल 246 और 7th शेड्यूल के तहत 3 बहुत ही स्पेसिफिक और डिटेल्ड लिस्ट बनाई: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब जिसमें स्ट्रिक्टली सिर्फ सेंटर कानून बनाएगा, जैसे कंट्री का डिफेंस या फॉरेन अफेयर्स। स्टेट लिस्ट में स्टेट सब्जेक्ट्स जैसे लोकल पुलिस या एग्रीकल्चर। और कॉन्करेंट जहां सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, पर क्लैश होने पर सेंटर डोमिनेट करेगा, राइट? एकदम सही। कोशिश ये थी कि शुरुआती दौर में ही इन लिस्ट्स को इतना एग्जॉस्टिव और डिटेल्ड रखा जाए कि कभी सेंटर और स्टेट में आपस में जुरिस्डिक्शन की लड़ाई ना हो। लेकिन फ्रेमर्स बहुत दूरदर्शी थे, उनका विजन बहुत आगे का था। उन्हें अंदाजा था कि चीजें बदलेंगी। हाँ, उन्हें रियलाइज हो गया था कि सोसाइटी और दुनिया लगातार विकसित हो रही है। कल को 50 साल बाद ऐसे नए विषय पैदा हो सकते हैं जिनका आज 1950 में किसी को अंदाजा तक नहीं है। इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 248 इंसर्ट किया, जिसे 7th शेड्यूल की आखिरी एंट्री 97 के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। इसे ही रेजिड्यूरी पावर्स या अवशेष शक्तियां कहते हैं। मतलब आसान भाषा में कोई भी ऐसी छुटपुट चीज जो उन तीनों लंबी लिस्ट्स में एक्सप्लिसिटली लिखने से रह गई हो, वो इसमें आएगी। और बड़ा सब्जेक्ट भी इसमें आता है। इसका सीधा सा प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई मुद्दा या विषय, चाहे वो आगे चलकर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो उन तीनों लिस्ट में एक्सप्लिसिटली मैप्ड आउट नहीं है, तो उस पर पॉलिसी या कानून बनाने का एक्सक्लूसिव अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट यानी यूनियन सेंटर के पास होगा। ओके, लेट्स मेक इट कॉन्क्रीट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस एब्स्ट्रैक्ट पावर का इंडियन हिस्ट्री में कोई प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखने को मिला है? एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है 1972 का लैंडमार्क केस, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस H.S. ढिल्लोन। ये केस पार्लियामेंट के वेल्थ टैक्स एक्ट से जुड़ा हुआ था। उस वक्त सरकार ने एक नया इकोनॉमिक टैक्स इम्पोज किया, जिसमें एग्रीकल्चरल लैंड की टोटल वैल्यू को भी इंडिविजुअल की वेल्थ में जोड़ा जा रहा था। एग्रीकल्चरल लैंड पर टेक्निकली वो तो स्टेटलेस का सब्जेक्ट होना चाहिए ना? वहीं पेज था, एग्रीकल्चरल लैंड और उस पर इनकम ट्रेडिशनली एक्सक्लूसिवली स्टेट का डोमेन माना जाता था, पर इस स्पेसिफिक तरीके का एग्रीगेटिव वेल्थ टैक्स डायरेक्टली किसी भी लिस्ट में मैच नहीं कर रहा था। तो इन शॉर्ट एक ग्रे एरिया और एक पोटेंशियल लीगल वैक्यूम क्रिएट हो गया। सेंटर और स्टेट दोनों में से क्लियरली किसी का अथॉरिटी एस्टैब्लिश नहीं हो रहा था उस वक्त। उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जब सुप्रीम कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने इन्हीं रेसिड्यूरी पावर्स का एक्सटेंसिवली हवाला दिया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट को टेस्ट किया और फाइनल कंक्लूजन निकाला कि चूंकि ये पर्टिकुलर टैक्स मॉडल एक्सप्लिसिटली स्टेट या कंकरेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है, इसलिए सेंटर कंप्लीटली अपने आर्टिकल 248 का कॉन्स्टिट्यूशन यूज करके इस पर लॉ पास कर सकती है। तो बेसिक प्रिंसिपल लीगल वैक्यूम अवॉइड करना था। हाँ, इसके पीछे का अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक यही था कि देश के लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आने वाले वक्त में कभी कोई खालीपन या पैरालिसिस नहीं आना चाहिए, जहां किसी पावर का कोई मालिक ही ना हो। बट वेट, यहां मुझे प्रैक्टिकली एक सीरियस कंसर्न लग रहा है। अगर लिस्ट ड्राफ्टिंग इतनी मिटिकुलस और केयरफुल थी,
तो ये रेजिडुअरी पावर का ब्लैंकेट कॉन्सेप्ट डालने की आखिर ज़रूरत ही क्या थी? क्या इसके पीछे स्टेट्स के कंपैरेटिवली सेंटर को एक अननेसेसरी, ओवर पावरफुल और सुप्रीम अथॉरिटी बनाने का एक हिडन इंटेंट नहीं लगता? हम आज भी पॉलिटिकली देखते हैं कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स में कंट्रोल को लेकर रोज खिंचतान होती रहती है। ये चिंता बिल्कुल लेजिटिमेट है और कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने लगातार बार-बार ये मुद्दा उठाया भी है। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की डीपेस्ट लेयर को एनालाइज करें तो हमें उन फ्रेमर्स की वल्नरेबिलिटी समझ आएगी। भारत का मैसिव आकार, उसकी बहुत डीप विविधता, जो डाइवर्सिटी है हमारी। हाँ, और 1947 में उस वक्त पार्टीशन के जस्ट बाद की आंग और वायलेंस, उनको जेन्युइनली लगता है कि इस देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी को हमेशा बचाए रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी होना फंडामेंटल लेवल पर बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर उस वक्त वीक सेंटर होता तो वक्त के साथ देश के बिखरने का बहुत रियल डर था उन्हें। हाँ, बिल्कुल। रेजिडुअरी पावर्स सेंटर को किसी तरह का डिक्टेटर बनाने के लिए डिज़ाइन नहीं की गई थी, बल्कि अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस और मैसिव पैराडाइम शिफ्ट्स के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वाल्व तैयार रखने की कोशिश थी। अब सोचिए ज़रा, 1950 में ड्राफ्टिंग करते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन इंटरनेट आएगा या एआई आएगा? एग्जैक्टली ग्लोबल साइबर क्राइम्स होंगे या स्पेस और सैटेलाइट एक्सप्लोरेशन प्योरली प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा जिसे रेगुलेट करना पड़ेगा। जब ऐसे कंप्लीटली अचानक नए एरियाज इमर्ज होते हैं तो ये रेजिडुअरी मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि सेंटर तुरंत नेशनल लीगल एक्शन ले सके बिना किसी लंबा, कंटेंशियस और कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किए। राइट। ये उस मैकेनिज्म की फ्लेक्सिबिलिटी है जो इंश्योर करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन टाइम के सामने ऑब्सोलीट या आउटडेटेड ना हो जाए। तो इस पूरी कॉन्वर्सेशन को अगर हम सिंथेसाइज करें तो एक बहुत ही क्लियर और फैसिनेटिंग पिक्चर उभर कर सामने आती है। आज की इस गहरी चर्चा में हमने क्लियरली समझा कि संविधान कोई स्टैटिक मरी हुई रूल बुक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जब 1976 में उसके प्रियम्बल में सोशलिस्ट या सेक्युलर जैसे नए और इम्पैक्टफुल शब्द जोड़े गए तो फ्रेमर्स कुछ टोटली नया इन्वेंट नहीं कर रहे थे, बस उस मूल आत्मा को साफ साफ एक्सप्लिसिटली लिख रहे थे जो पहले से वहां इम्प्लिसिट फॉर्म में मौजूद थी। सही से समझे आप। और जब वक्त आने पर पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट लाकर एब्सोल्यूट और अनक्वेश्चनेबल पावर क्लेम करनी चाहिए तो जुडिशरी ने केशवानंदा भारती और बाद में मिनर्वा मिल्स केस के जरिए उस बेसिक स्ट्रक्चर को डिफेंड किया और परमानेंटली साफ कर दिया कि अमेंडमेंट का पावर चीज़ों को सुधारने के लिए होता है, पूरे सिस्टम को जड़ से उखाड़ने के लिए नहीं। साथ ही हमने देखा कि कैसे आर्टिकल 16(4) जैसा प्रोविजन मेरिट को दबाने के लिए क्रिएट नहीं हुआ था, बल्कि बराबरी की रेस में हिस्टोरिकली पीछे छूट गए लोगों को रियल स्टार्टिंग लाइन पर लाने के लिए बनाया गया था। और कैसे हमारा आर्टिकल 21 मेनका गांधी केस के उस पैराडाइम शिफ्ट के बाद एक मेयर मैकेनिकल टेक्सचुअल प्रोसीजर से आगे बढ़कर नागरिकों की फेयरनेस और डिग्निटी का एक अनब्रेकेबल शील्ड बन गया। और एंड में हमने आर्टिकल 248 भी देखा। हाँ, आर्टिकल 248 का वो क्रूशल सेफ्टी वाल्व जो अननोन फ्यूचर टेक और इकोनॉमी से निपटने की पावर डायरेक्टली सेंटर को देता है। संविधान निर्माताओं ने एक जेन्युइनली एक इतना रेजिलिएंट स्ट्रक्चर बनाया जो वक्त के इतने पॉलिटिकल थपेड़ों को झेल कर भी और मजबूत ही हुआ है। सही कहा आपने। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सिर्फ कोर्टरूम्स की चार दीवारी में बंद लॉयर्स के आर्ग्यूमेंट्स का नाम नहीं है। ये एक्चुअली इस बात का एक लिविंग डॉक्यूमेंट है कि हम एक समाज के तौर पर आपस में और अपनी स्टेट के साथ किस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जी रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट पत्थर नहीं है, ये हमारे सोसाइटी के बदलते विश्वास और नए युग की ज़रूरतों के हिसाब से कॉन्स्टेंट इवॉल्व होता है। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। संविधान लिखने वालों ने अपने समय के सबसे बड़े क्राइसिस जैसे जमीन का अधिकार, जमींदारी प्रथा, पार्टीशन के बाद के रायट्स और आज़ादी की लड़ाई को ध्यान में रखकर अपना पूरा इंटेंट सेट किया था। लेकिन आज हम 2026 में खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल सवाल खड़ा करता है इस पूरे स्ट्रक्चर के सामने। कैसा सवाल? देखिए, अगर आज की वक्त की मांग के हिसाब से हमें इस एग्जिस्टिंग संविधान में कोई बिल्कुल नया आर्टिकल जोड़ना हो जो फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रैपिडली एडवांसिंग इंडिपेंडेंट एल्गोरिदम्स को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करें, या फिर डिजिटल ब्रेन प्राइवेसी यानी
हमारे दिमाग के न्यूरल डेटा की डायरेक्टली टेक कंपनी से एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन से जुड़ा हो, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन आखिर कहाँ बनेगा? ये तो बहुत डीप सवाल है। वही तो। क्या वो आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी का ही एक और एडवांस्ड एक्सटेंडेड वर्जन बनकर आएगा, जिसमें कोर्ट फिर से लाइफ की डेफिनेशन को बिल्कुल रीडिफाइन करेगी? या फिर सीधा आर्टिकल 248 के रेसिड्यूरी पावर्स के तहत पार्लियामेंट एक पूरी तरह नए टेक्नोलॉजिकल डोमेन पर अपना इंडिपेंडेंट फेडरल कानून थोपेगी? दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। का बेसिक स्ट्रक्चर आने वाली आगे की सदियों के इन कंप्लीटली अनसीन हाइपर टेक्निकल सवालों को आसानी से झेलने के लिए काफी है, या आगे चलकर इस लगातार बहती हुई नदी को एक बिल्कुल ही नई दिशा में मोड़ना पड़ेगा? जो लोग सुन रहे हैं, इस पर थोड़ा सोचिएगा जरूर। इस मैग्निफिसेंट डॉक्यूमेंट की एवोल्यूशन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।